लाहौर के एक बड़े 5 स्टार होटल के सामने रात के अंधेरे में एक 11 साला बच्चा इधर उधर घूम रहा था। उसके दोस्तों ने बताया था कि बड़े होटलों के बाहर अक्सर कुछ पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार अमीर लोगों से नोट किए जाते हैं और वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये बच्चा भी इसी उम्मीद में वहाँ घूम रहा था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और घर में खाने का भी इंतज़ाम नहीं था। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है, जो एक कीमती हार था। वो बच्चा इस हार को उठा लेता है, लेकिन जैसे ही घर ले जाने लगता है, उसके दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, ये जिसका भी है उसे वापस कर देना चाहिए। वो जैसे ही हार को वापस करने के लिए पलटता है, सामने का मंजर देखकर दंग रह जाता है। लाहौर की एक कच्ची बस्ती में एक माँ और बेटा रहते हैं। माँ का नाम सायरा है और बेटे का नाम आदिल। आदिल 5वीं जमात का तालिब इल्म है और उसकी उम्र 11 साल है। सायरा बेगम दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ा रही है और घर का खर्च भी उठा रही है। एक दिन शाम के वक्त दोनों माँ बेटा घर में आराम कर रहे थे। सायरा को अपने शौहर की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आदिल ने अपनी माँ को रोते हुए देखा और पूछा, अम्मी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं, बस तुम्हारे अब्बू की याद आ गई थी। ये सुनते ही आदिल भी पिछली यादों में खो गया, जब उनके वालिद जिंदा थे और दिन रात मेहनत मजदूरी करके हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तकरीबन 2 साल पहले आदिल के वालिद बीमारी के बायस दुनिया से चल बसे और फिर सारा बोझ सायरा के कंधों पर आ गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और दूसरों के घरों में काम करके बेटे की पढ़ाई जारी रखी। माहौल कुछ देर के लिए गमगीन हो गया, मगर सायरा ने बेटे को गले लगा कर कहा, बेटा फिक्र न कर, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए माँ भी हूँ और बाप भी। तुझे कोई भी मुश्किल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही कहकर उसने बेटे को दिलासा दिया और बातों का रुख पढ़ाई की तरफ मोड़ दिया। माँ बेटा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर अचानक सायरा की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। जब वो बीमार हुई तो वो काम पर भी ना जा पाई। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गया। थोड़े बहुत पैसे जो घर में थे, वो दवा के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन जब दोनों माँ बेटा मेडिसिन लेने गया तो एक मेडिसिन बहुत महंगी निकली। सायरा ने कहा, ये दवा छोड़ दो, बाकी दे दो। आदिल ने जिद की, अम्मी ये दवा भी ले लें, मगर सायरा ने कहा, बेटा इतने पैसे नहीं हैं, शाम के खाने का भी सोचना है। अगर सारी रकम दवा पर खर्च कर दूंगी तो खाने का क्या होगा? ये सुनकर आदिल खामोश हो गया। वो मेडिसिन खरीदे बगैर घर लौट आए, लेकिन उस मेडिसिन के बगैर इलाज कारगर ना हुआ और सारी रात सायरा खांसती रही। अगली सुबह वो उठ भी ना पाई और आदिल को करीब बुलाकर कहा, बेटा मुझे एक गिलास पानी दे। आदिल ने पानी दिया, मगर दिल ही दिल में सोचा कि माँ इतनी तकलीफ सहकर उसे पाल रही है। लिहाजा उसने कहा, अम्मी मैं मजदूरी कर लेता हूँ, कुछ पैसे कमा लूँगा ताकि खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए। ये सुनकर साया ने मना कर दिया, नहीं बेटा, तुम मजदूरी नहीं करोगे। तुम्हारे वालिद का ख्वाब था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, और मैं ये ख्वाब पूरा करूंगी, चाहे मुझे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। ये सोचकर वो दोबारा हिम्मत करके बिस्तर से उठी और खुद को संभालने लगी। अगली सुबह सायरा बेगम खुद को ज़बरदस्ती तैयार करती हैं ताकि मजदूरी पर जा सके। वो अपने बेटे आदिल के लिए खाना बना कर देती हैं, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत राशन ले आई थी। आदिल नाश्ता करके खेलने लगता है और माँ मजदूरी के लिए निकल जाती हैं। यूं 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सायरा की तबीयत सुबह के वक्त बहुत ख़राब हो जाती, मगर दिन ढलने के साथ कुछ संभल जाती और रात को आराम कर लेती। लेकिन जो दवाइयाँ थीं उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन सुबह सायरा बिल्कुल भी बिस्तर से ना उठ सकी। वो बेबसी में आदिल को बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा मुझसे कुछ नहीं हो रहा, जाकर कहीं से खाने का कुछ बंदोबस्त कर ले। घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। पिछले 2 दिन से सायरा जिन घरों में काम करती थी, वहाँ से बासी खाना ले आती थी और इसी से आदिल को खिलाती थी। मगर आज वो भी ना जा सकी और खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। आदिल को सख्त भूख लगी थी, लेकिन माँ की हालत देखकर अपनी भूख दबा लेता है। वो पूछता है, अम्मी क्या आपको भूख लगी है? सायरा कहती है, हाँ बेटा भूख तो है, मगर घर में ना पैसे हैं ना खाने का सामान, अब क्या खाएंगी? ये कहकर वो खामोश हो जाती हैं। आदिल कहता है, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। तकरीबन सुबह के 9 बजे वो इधर उधर घूमता रहता है। उसे अपने एक स्कूल के दोस्त की बात याद आती है, जो इसी बस्ती में रहता था। वो कहा करता था कि बड़े होटल की पार्किंग में अक्सर अमीर लोगों के पैसे गिर जाते हैं। यह सोचकर आदिल सीधा उसी होटल की तरफ चल पड़ता है कि अगर वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएं तो अपनी माँ के लिए खाना खरीद लेगा और माँ सेहतमंद हो जाएगी। जैसे ही आदिल होटल के गेट पर पहुँचता है, एक बड़ी गाड़ी आती है। उसमें एक अमीर औरत उतरती है, जिसके गले में हीरो का कीमती हार होता है। आदिल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा जेवर नहीं देखा था।
ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में ले जाता है और औरत सीधा होटल के अंदर चली जाती है, ज़रा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। आदिल फिर अपने मकसद पर ध्यान देता है और ज़मीन पर नज़रें जमाए घूमता रहता है कि कहीं पैसे मिल जाएं। अचानक वो उसी जगह पहुंचता है जहां वो औरत गुजरी थी और वहां ज़मीन पर वही हीरों का हार पड़ा होता है। आदिल चौंक जाता है और जल्दी से उसे उठाकर हाथ में छुपा लेता है। एक कोने में जाकर वो हार को देखता है और दिल में सोचता है कि अगर ये बेच दिया जाए तो उसकी और उसकी माँ की सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा और भूखों गुर्बत से निजात मिल जाएगी। वो फैसला करता है कि हार घर ले जाकर माँ को दिखाएगा, मगर तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं जो अक्सर कहती थी, बेटा हमेशा ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरों के माल पर हमारा कोई हक नहीं होता। मेहनत और सच्चाई की कमाई हमेशा बरकत लाती है। ये अल्फाज जहन में गूंजते हैं और आदिल के कदम रुक जाते हैं। फिर वो सोचता है कि पार्किंग में गिरने वाले पैसे भी तो दूसरों के ही होते हैं। अगर वो ले लेता तो ये भी गलत होता। लेकिन इस हार के बारे में तो वो जानता है कि ये उसी औरत का है जो गाड़ी से उतरी थी। इसलिए अब ये रखना जुल्म होगा। बच्चों वाली सादगी और सच्चाई से आदिल को एहसास होता है कि ये वापस करना चाहिए। वो सीधा होटल के गेट पर खड़े चौकीदार के पास जाता है। जैसे ही अंदर जाने लगता है तो गेट कीपर उसे रोक लेता है और गार्ड ने आदिल को रोकते हुए कहा, वो बच्चे कहाँ जा रहे हो, अंदर किससे मिलना है? आदिल के फटे पुराने कपड़े और भूख से कमज़ोर चेहरा देखकर उसने शक की नज़र डाली। आदिल ने अदब से जवाब दिया, अंकल अंदर एक खातून है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वरना उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे जाने दें। मगर गार्ड ने तंजिया हंसते हुए कहा, होटल में आने वालों में से कोई भी तुम्हें नहीं जानता होगा, तो ऐसे बहाने बनाकर अंदर घुसने की कोशिश ना करो, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये कहकर उसने डांट दिया। डर के मारे आदिल पीछे हट गया और सड़क के उस पार जाकर बैठ गया जहां से होटल का दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था। दिल में उसने सोचा, अगर ये हार मैं गार्ड को दे दूं तो हो सकता है वो बेईमानी करके रख ले। इससे बेहतर है मैं खुद उस औरत का इंतज़ार करूं और सीधा उसे ही वापस कर दूं। वो भूखा प्यासा होटल की खुशबुओं को सूंघते हुए सब्र के साथ बैठा रहा। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया। औरत अंदर अपनी मीटिंग में मसरूफ़ थी। कई बार आदिल के दिल में आया कि हार बेचकर अपनी माँ के लिए खाने का सामान ले आए, मगर माँ की नसीहतें उसे रोकती रहीं। आखिरकार जब घंटी की आवाज़ आई तो वो अमीर औरत बाहर निकली। आदिल तेज़ी से उठा और उसके करीब जाकर बोला, आंटी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। औरत फ़ोन पर कह रही थी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, हार कहीं नहीं मिला, शायद गाड़ी में रह गया हो। जैसे उसकी नज़र आदिल पर पड़ी तो उसने सोचा शायद ये बच्चा पैसे मांगने आया है। उसने फ़ोन कान से हटा दिया, लेकिन आदिल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैडम ये शायद आपका है, मैंने ये हार आपके गले में देखा था। औरत की आंखें हैरत से फैल गईं। ये हार उसकी मरहूम शौहर की आखिरी निशानी थी। वो घबराहट में जगह जगह ढूंढ रही थी। उसका नाम नाजिया था। वो आदिल को देखती रही और फिर बोली, हाँ बेटा ये मेरा ही है, मगर तुम्हें कहाँ से मिला? आदिल ने पूरी बात बता दी कि किस तरह ये पार्किंग में मिला और वो बाहर बैठकर इंतज़ार करता रहा क्योंकि गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। नाजिया की आंखें नम हो गई। उसने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और आदिल की तरफ बढ़ाई, लेकिन आदिल ने फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया और बोला, आंटी मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मेरी माँ ने कहा है कि दूसरों के सामान पर हक नहीं जमाना चाहिए। ये चीज़ आपकी थी इसलिए मैंने वापस कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो पलटने लगा तो नाजिया ने उसे रोक कर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए थे और गार्ड ने तुम्हें अंदर क्यों न जाने दिया? आदिल ने अपनी माँ की बीमारी और गुर्बत की सारी कहानी सुना दी। नाजिया सुनकर और भी मुतासिर हुई और बोली, बेटा अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कम से कम खाने का इंतज़ाम तो मैं कर सकती हूँ। आदिल खामोश रहा और सर हिलाकर हाँ कर दी। नाजिया ने उसे गाड़ी में बिठाया, बेहतरीन खाना पैक करवाया और सीधा आदिल की बस्ती की तरफ रवाना हो गई। जब बड़ी गाड़ी झोंपड़ियों के बीच पहुंची तो सब मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि आदिल इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे आया। गाड़ी आदिल की झोंपड़ी के सामने रुकी। सायरा बेगम दरवाजे पर बेटे का इंतजार कर रही थी। बेटे को देखकर हैरान हो गई और सहारा लेकर खड़ी होने लगी। नाजिया आगे बढ़ी और कहा, बहन जी आप बैठे, मैं आ रही हूँ। वो खाना लेकर अंदर आई, सायरा को सहारा देकर बिठाया, फिर आदिल के साथ उन्हें खाना खिलाया। नाजिया ने कहा, बहन जी आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे उसूल सिखाए हैं, इन्हीं की बदौलत मुझे अपने शौहर की आखिरी निशानी वापस मिली। सायरा ने जवाब दिया, हम गरीबों के पास दौलत नहीं होती, बस ईमानदारी ही हमारा सरमाया है। ये सुनकर नाजिया की आंखें नम हो गई और वो मज़ीद बातें करने लगी। गुफ्तगू के दौरान उसने सायरा की पूरी हालत देख ली और जान गई कि किस मुश्किल से वो अपने बेटे को पाल रही है।
आदिल की मां सायरा बेगम दूसरों के घरों में काम काज करके अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। लेकिन काफ़ी दिनों से माली तंगी और बीमारी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। ये सब देखकर नाज़िया बहुत कुछ सोचती है और कहती है कि बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप दोनों मेरे साथ रह सकते हैं? ये सुनकर सायरा बेगम हैरान होकर पूछती है कि क्यों बहन, ऐसी क्या ज़रूरत है कि आप हमें अपने साथ रखना चाहती हैं? तो नाज़िया कहती हैं कि देखो, तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 11 साल का है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इसकी ईमानदारी देखकर मुझे लगा कि ये बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे शौहर थे और वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब मैं अकेली एक बड़े घर में रहती हूँ और मुझे हमेशा तन्हाई महसूस होती है। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर सायरा बेगम इनकार करने लगती हैं, लेकिन नाज़िया फिर कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे बेटे आदिल का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी और तुम्हारा इलाज भी बेहतरीन डॉक्टर से करवाऊंगी। और ये कोई एहसान नहीं होगा, जब तुम सेहतमंद हो जाओ तो मेरे घर के छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बटा देना। ये सुनकर सायरा बेगम कुछ देर सोचती हैं और उन्हें अपने मरहूम शौहर का ख्वाब पूरा होता महसूस होता है, तो हाँ कर देती हैं। इसके बाद नाजिया उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर अपने बड़े से आलीशान बंगले पर ले जाती हैं। वहाँ पहुंचकर आदिल और सायरा बेगम इस शानदार घर को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा घर ख्वाब में भी नहीं देखा था। वहाँ जाने के बाद नाजिया फ़ौरन सायरा बेगम का इलाज करवाती हैं और आदिल को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देती हैं। आदिल दिल लगाकर पढ़ाई करता है और आहिस्ता आहिस्ता नाजिया को आदिल अपने बेटे की तरह लगने लगता है। आज तक आदिल और उसकी माँ नाजिया के साथ इसी घर में रहते हैं और एक ख़ानदान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ उनकी खिदमत के लिए नौकर चाकर भी मौजूद हैं। आदिल अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रहा है और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।